अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शेख उस्मान, मेरे साथ मौजूद है अली शाह अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल चाल है। सारे वधिया हो ना, कैंटमैन हो ना। और मोहम्मद कामरान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए और हमारी वीडियो ज़रूर इंजॉय कर रहे होगे देख के। चाबी दो ज़रा, लाउड स्पीकर खोलना है ना। अच्छा तो दोस्तों, तो आज की जो वीडियो, ये भी आपको बता दूं, आज की एक सब्सक्राइबर की डिमांड है, जिसकी डिमांड का नाम है नासिर कामरान। तो नासिर कामरान साहब हैं, तो इन्होंने इस वीडियो की डिमांड की। आज की वीडियो का टाइटल अब आपको बताता हूँ, एथर 450X। तो एथर 450X का रिव्यू है। जहाँ तक मुझे पता है, एथर 450X एक स्कूटी है और इलेक्ट्रिक है, काफ़ी मज़े की स्कूटी है। रिचार्जेबल है जो। हाँ, जिस तरह चार्जिंग होती है, ज़ाहिर बात है अच्छी चीज़ है, ठीक है कि अब हवा माहौल में जितनी भी पॉल्यूशन हुई हुई है, जिनने हमने पेट्रोल वगैरह को बर्न किया है, उसके डीजल जो है, खसूसन डीजल को बर्न करके जो हमने मतलब कि जो अब हवा इतनी गंदी की है, साफ हो गई। हमारी आने वाली नस्ल जो है वो इस माहौल में नहीं रह सकती जिंदा। तो ये एक अच्छा कदम है इलेक्ट्रिक चीज़ का। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो बगैर आप लोग को टाइम से कि चलें। हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये स्कूटर जो यहाँ पर आप खड़ा हुआ देख रहे हैं, आपने पहले भी इसे कहीं ना कहीं देखा होगा। भाई स्कूटी है, आज इसका कुछ कलर स्कूटी ये एक चीज़ है। एथर 450 ही है, लेकिन ये इसका लेटेस्ट वेरिएंट है जिसका नाम है एथर 450X। अब यहाँ पर न सिर्फ इसका कलर चेंज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस बेहतर हो गया है, कुछ नए अपडेट्स आए हैं, बैटरीज यहाँ पर नई है और ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी एकदम नया है और साथ ही साथ प्राइसेस में भी बदलाव हुआ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एथर 450X जो है ये एथर 450 से किन मायनों में बेहतर है और क्या अब भी ये अपने सेगमेंट का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है। चलिए शुरू करते हैं। लगता है भाई को मोटरसाइकिल दबाने का बड़ा मजा आता है। रात को दबाएं। एथर 450 काफ़ी वक्त से इंडियन मार्केट में था और हमने इसका बड़ा ही डिटेल रिव्यू पहले किया है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आज के इस रिव्यू में मैं आपको बदलावों के बारे में ज़्यादा बताऊंगा कि इस स्कूटर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कहाँ कहाँ पर ये बदलाव आपको पॉजिटिव या नेगेटिव लगेंगे। और सबसे पहला बदलाव जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि यहाँ पर अब आपको नई कलर स्कीम्स मिलती हैं। पहले ये स्कूटर सिर्फ वाइट कलर में उपलब्ध था और यहाँ पर आपको एक ग्रीन हाईलाइट मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर ये स्पेस ग्रे कलर जो देख रहे हैं ये भी आपको मिलता है और इसके साथ साथ एक मिंट ग्रीन कलर भी आपको मिलता है। स्पेस ग्रे कलर में आपको यहाँ पर ये येलो हाईलाइट्स मिलते हैं। ये जो एक्सपोज फ्रेम है ये कलर भी यहाँ पर आपको येलो में मिलेगा। ये जो स्ट्राइपिंग है आपकी व्हील्स की ये भी आपको येलो में मिलेगी और ये जो मोनोशॉक है ये भी आपको येलो में मिलेगा। लेकिन अगर आप मिंट ग्रीन कलर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये जो हाईलाइट्स हैं ये ऑरेंज में मिलेंगे, लेकिन ये जो एक्सपोज्ड फ्रेम है ये वहाँ पर आपको वाइट कलर में मिलेगा। अब इन दोनों ही नए कलर्स में जो एक और बदलाव है वो ये है कि ये जो हैंडल बार वाला आप टॉप सेक्शन देख रहे हैं इसे अब पूरी तरह से ब्लैक कर दिया गया है। पहले ये वाइट हुआ करता था और अब यहाँ पर ये टोटली ब्लैक कर दिया गया है। तो ये भी एक नया बदलाव है और ऑफ कोर्स ये 450X है तो यहाँ पर आपको ये 450X की ब्रांडिंग भी मिलेगी। व्हील्स सेम है, गाड़ी की डायमेंशन सेम है, इसकी सीट हाइट जो कि 770 mm है वो भी सेम है। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये स्कूटर जो है ये डायमेंशनली सेम है, लेकिन वजन भी यहाँ पर कम कर दिया गया है। 11 kgs ये स्कूटर अब हल्का है और ये जो नया वजन है इसे हासिल किया गया बहुत सारी चीज़ों के द्वारा। यहाँ पर बैटरी पैक जो है ये नया है। उसके अलावा जो स्टीयरिंग सेक्शन है यहाँ से काफ़ी सारा वेट शेव ऑफ किया गया और उसके अलावा जो वायरिंग हार्नेस है वहाँ से भी वेट शेव ऑफ किया गया। यहाँ पर आप ये जो टायर्स देख रहे हैं ये टायर्स आपको 90 सेक्शन टायर्स सामने मिलते हैं 12 इंच पर और पीछे भी 90 सेक्शन टायर्स मिलते हैं। अब ये 450X जो है यहाँ पर पावर ज़्यादा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि यहाँ पर अब नई पावर के साथ में आपको ज़्यादा वाइड टायर्स भी मिलेंगे और पीछे अब आपको 110 सेक्शन टायर्स की ऑप्शन उपलब्ध है। स्टैंडर्ड टायर्स 90 सेक्शन ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो ज़्यादा वाइड 110 सेक्शन टायर पीछे और 100 सेक्शन टायर आगे ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है क्वालिटी ऑफ बैटरी सेल्स में। और इस व्हीकल की जो बैटरी है वो यहाँ पर है फ्लोरबोर्ड के नीचे
और यहाँ पर पहले 18650 सेल्स जो होते हैं वो एक जनरेशन पुराने सेल्स थे, वो यूज़ होते थे, लेकिन अब यहाँ पर 21700 सेल्स यूज़ होते हैं। ये वही सेल्स हैं जो कि टेस्ला कार्स में भी यूज़ होते हैं और एथर ने इस गाड़ी को उन नए सेल्स के साथ में अपग्रेड किया है और इस अपग्रेडेशन के साथ में जो इंस्टॉल्ड बैटरी कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात अगर आप करें तो 2.7 किलोवाट आवर से बढ़ के 2.9 किलोवाट आवर हो गई है और अगर आप यूजेबल कैपेसिटी की बात करें तो 2.4 किलोवाट आवर से बढ़कर के 2.6 किलोवाट आवर हो गई है। इसके साथ ही साथ पावर आउटपुट जो है ये 5.4 किलोवाट से बढ़ के 6 किलोवाट हो गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है। और टॉर्क आउटपुट जो है वो 20.5 न्यूटन मीटर से बढ़ के सीधा 26 न्यूटन मीटर्स तक जा पहुंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है इसमें एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अब इस इजाफे के साथ में न सिर्फ इस गाड़ी का एक्सेलरेशन बेहतर हो गया है, लेकिन इसकी रेंज भी 75 किलोमीटर से बढ़ के 85 किलोमीटर हो गई है। ये रेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इको मोड में है और यहाँ पर पहले इको, राइड और स्पोर्ट मोड होते थे और इस नए परफॉर्मेंस के साथ में एथर ने एक नया मोड जोड़ दिया है जिसे वो लोग वॉप मोड कहते हैं, जो कि सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा फास्ट मोड है, जिसमें गाड़ी सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के साथ में एथर 450X जो है ये एक ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर बन के सामने आता है। इन सब बदलावों के साथ में इस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है वो बढ़ के 18 डिग्री से 20 डिग्रीज हो गई है और यहाँ पर हैंडलिंग जो है उसमें भी काफी फर्क है। जो स्टीयरिंग है यहाँ पर जो कॉम्पोनेंट्री है ये ज़रा चेंज करी गई है और ये स्टीयरिंग अब लाइटर है। तो जब आप बाइक को चलाते हैं तो अब ये ज़्यादा लाइट लगती है, ज़्यादा निम्बल लगती है और इसकी हैंडलिंग जो है ये ज़्यादा शार्प लगती है। आज मैंने जो पुराना एथर 450 है उसे चलाया और उसके इमीडिएटली बाद में ये वाला स्कूटर चलाया, तो हैंडलिंग में मुझे डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क समझ में आया। तो ये सारी बातें हो गई इस गाड़ी में जो बैटरी से रिलेटेड अपग्रेड्स हुए हैं उनके बारे में। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी बात है बताना चाहता हूँ कि एथर जो है बड़ी ही डेटा ड्रिवन कंपनी है। ये लोग जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सिर्फ एक स्पेक अपग्रेड नहीं करते हैं, ये कनेक्टेड स्कूटर है। यहाँ पर एक सिम लगी हुई है स्कूटर के अंदर और यूज़र की परमिशन के बाद में ये सारा डेटा एथर के पास जाता है। वहाँ पर वो लोग एक एक चीज़ का निरीक्षण करते हैं कि ये स्कूटर जो है जब चल रहा है तो इसका एक्सेलरेटर कितना चल रहा है, बैटरी कितनी कंज्यूम हो रही है, कौन से सेल से कितनी बैटरी जा रही है। बहुत सारे पैरामीटर्स जो है ये लोग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं और वो सारा डेटा जब समाहित होता है, बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं इस कंपनी के, वो सारा डेटा जब एक साथ कंपनी के पास जाता है तो उससे वो लोग बहुत सारी चीज़ें ट्यून कर सकते हैं जिससे कि जो बैटरी है उसे ज़्यादा अच्छे से वो लोग यूटिलाइज कर सकें। और ये जो सारे इंप्रूवमेंट्स हैं ये सारे इस डेटा को यूज़ करने के बाद में ही इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किए, जिससे कि इस गाड़ी को ये लोग एक ज़्यादा बेहतर स्कूटर बना पाए। तो उस लिहाज से एथर जो है ये आपके ड्राइविंग पैटर्न्स को लगातार मॉनिटर करती रहती है और आपका स्कूटर ज़्यादा बेहतर कैसे चले इस बात को बहुत ही सूक्ष्म तौर पर, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर ऑब्जर्व करके इसे एक बेहतर स्कूटर बनाती है, न सिर्फ परफॉर्मेंस के मामले में लेकिन एक ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा सेफ और ज़्यादा रेंज लिए हुए जो स्कूटर होता है वो बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो बता दूँ। यहाँ पर इस गाड़ी का जो मोटर है वो IP66 सर्टिफाइड है, तो ये वाटर रेजिस्टेंट है। इसके अलावा इसकी जो बैटरी है वो भी IP67 सर्टिफाइड है। तो पानी से ये जो स्कूटर है काफ़ी हद तक सेफ है, इसे आप पानी के अंदर लेकर के जा सकते हैं कुछ लिमिटेड टाइम के लिए और ये खराब नहीं होगा। उसके अलावा इसका जो डिज़ाइन है बड़ा ही क्लीन कट डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह के कोई स्टिकर्स या कोई गंदा क्रोम कहीं पर नजर नहीं आएगा। बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग है इसका और ये अपने स्टाइलिंग के लिए शुरू से ही जाना गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो बड़ी खास बात है वो ये है कि इसका जो साइड स्टैंड है बड़ा ही खूबसूरती के साथ में ये इस तरह से बाहर निकलता है और जब आप इसे ऊपर कर देते हैं वापस तो ये एकदम फ्लश फिट हो जाता है जाकर के बॉडी के अंदर। तो एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। ये जो इसके पैनल्स हैं ये बड़ी खूबसूरती के साथ में पीछे जो पिलियन है उसके फुट पैक्स बन जाते हैं। ग्रैब ब्रेक भी बड़ी खूबसूरत है। लाइटिंग चारों तरफ से इसकी लाइटिंग कहेंगे, तो काफी एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग है यहाँ पर। पीछे जो मोनो सस्पेंशन है यहाँ पर आपको एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती है। सस्पेंशन मेरे ख्याल से ज़रा फर्मर साइड पे है और अगर आप ये सीट खोल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है। ये 26 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज एरिया है, दो हेलमेट आ जाएंगे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ये लाइट भी मिलती है आपको, जिससे कि अंदर आपको इल्यूमिनेशन मिल जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक डिज़ाइन के तौर पर इसे एक बहुत अच्छा स्कूटर बनाती है। तो ये जो परफॉर्मेंस में इजाफा हुआ है इससे ये स्कूटर 0 to 40 किलोमीटर पर आवर करता था 3.84 सेकंड्स में। अब वही स्पीड
स्प्रिंट ये करता है 3.29 सेकंड्स में, यानी कि लगभग 0.5 सेकंड्स का फर्क आ गया है 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्प्रिंट में। लेकिन अगर आप 0 to 60 किलोमीटर पर आवर का स्प्रिंट टाइम देखेंगे तो वो ये पहले करता था 8.27 सेकंड्स में, और अब वो टाइम हो गया है 6.5 सेकंड्स, यानी कि लगभग 1.8 सेकंड्स का फर्क आ गया है। और अगर आप इसे असल में कंपेयर करें तो ये SR 150 का जो 0 to 60 टाइम है उससे भी ज़रा क्विक है। तो काफ़ी क्विक स्कूटर बन के सामने आता है, काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है। टॉप स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है 80 किलोमीटर पर आवर की, और ये पहले जितनी ही है। लेकिन आप अगर वॉक मोड में से चलाते हैं तो एक्सेलरेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा चेंज किया गया है वो ये है कि ये 7 इंच टच स्क्रीन जो है यहाँ पर, ये पहले लिनक्स बेस्ड थी, अब ये एंड्रॉइड बेस्ड है। और यहाँ पर अब एक डार्क मोड आपको दे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर टच रेस्पॉन्सिवनेस जो थी पहले बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये जो स्क्रीन है, हालांकि इसका साइज़ सेम है, इसका रेजोल्यूशन सेम है, लेकिन क्वालिटी अब अलग है और इसका टच रेस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छा हो गया है। उसके अलावा अगर आप ग्लव्स पहन के भी इसे टच करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको अब रेस्पॉन्स मिलेगा। पहले ये ग्लव्स पे टच सेंसिटिव नहीं था। जो पहले आपके पास नेविगेशन से रिलेटेड फीचर्स थे, जो GPS से रिलेटेड फीचर्स थे, वो सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक IMU यानी कि इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट मिलती है, जो कि जनरली आपको बड़ी सुपर बाइक्स में मिलती है। हालांकि वो सारे डेटा को ये यूज़ नहीं करता है। यहाँ पर आपके पास व्हीली कंट्रोल या फिर स्टॉपिंग कंट्रोल या फिर कॉर्नरिंग ABS नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कंट्रोल्स को देखें, जैसे कि यहाँ पर आपके पास में ये ब्लिंकर्स हैं जो कि ऑटो कैंसिल है, और ये ऑटो कैंसिलिंग ब्लिंकर्स जो हैं ये भी IMU का इस्तेमाल करते हैं। और जो पिच और यॉ और जो दूसरा डेटा ये स्कूटर ग्रहण करता है उसके हिसाब से ये जो ब्लिंकर्स हैं ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। हालांकि IMU जो है उसका बहुत ज़्यादा रिगरस इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन बैकएंड पर जहाँ पर डेटा एनालिसिस करते हैं छोटे सफर के लिए सिटी यूज करिए, उस डेटा को कुछ हद तक डेफिनेटली यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक और जो बड़ा चेंज किया गया है इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लूटूथ। और ये ब्लूटूथ जो है इसे आप 2 जोन्स में यूज़ कर सकते हैं, 2 मोड्स हैं इसके। पहला मोड जो है वो आपका म्यूज़िक और आपका जो कॉल कनेक्टिविटी है उसका ध्यान रखता है, और जो दूसरा मोड है उसे एथर मार्को पोलो कहना पसंद करता है, जहां पर आप उस दूसरे जोन वाले ब्लूटूथ को अपने स्कूटर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर यहाँ पर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ इस पूरी इंस्ट्रूमेंट कंसोल की यूनिट के अंदर आपको 30% फास्टर प्रोसेसर मिलता है, जिससे कि आपके जो भी कंट्रोल्स हैं वो ज़्यादा फास्टर प्रोसेस होते हैं और आपको एक बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ जो बेहतर हुई है वो ये है कि अब इस स्कूटर का जो चार्जिंग टाइम है वो बेहतर हो गया है। इसे अगर आप एक फास्ट चार्जिंग पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करते हैं तो पहले आपको 1 मिनट में 1 किलोमीटर का चार्ज मिलता था, यानी कि अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 10 किलोमीटर का चार्ज मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर चार्जिंग जो है 50% फास्टर हो गई है, यानी कि अगर आप इसे 10 मिनट्स के लिए चार्ज करते हैं तो आपको 15 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। तो ये यहाँ पर चेंज हो गया है। इसके अलावा जो आपका पोर्टेबल चार्जर है या फिर होम चार्जर है, वहाँ पर अगर आप चार्जिंग टाइम देखेंगे तो वो सेम है, और आपको 4 आवर्स 20 मिनट्स में 80% तक चार्जिंग मिल जाएगी। और अगर आपको फुली चार्ज करना है तो आपको 5.5 आवर्स लगेंगे। इसके साथ ही एक और नई खबर जो है वो ये है कि यहाँ पर अब आपको एथर से ही कुछ नई एक्सेसरीज मिलेंगी, जहाँ पर आपको कनेक्टिविटी भी मिलेगी और ब्लूटूथ और दूसरी कनेक्टिविटीज़ जो है उनका नेटिव सपोर्ट मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप एक हेलमेट ले रहे हैं एथर से तो वहाँ पर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी वो इसके साथ में नेटिवली कनेक्टेड रहेगी और बड़ा ही सीमलेसली वो कनेक्शन आपको मिलेगा। तो कुछ नई एक्सेसरीज भी एथर ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है। अब परफॉर्मेंस के साथ साथ फीचर्स के साथ साथ एक और बड़ी चीज़ जो चेंज हुई है 450X में वो है प्राइसिंग। और न सिर्फ प्राइसिंग चेंज हुई है, यहाँ पर प्राइसिंग का जो पूरा मॉडल है वही चेंज कर डाला है एथर ने। और 450X जो है यहाँ पर आपको एक नए किस्म की कीमत अदा करनी होगी। एथर 450X आपके पास 2 ऑप्शंस में अवेलेबल रहेगा, प्लस और प्रो। यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए कि ये स्कूटर सेम रहेगा, हार्डवेयर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के द्वारा यहाँ पर आपको किस तरह का परफॉर्मेंस मिलता है, यहाँ पर आपको किस तरह की सर्विस मिलती है, किस तरह के फीचर्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें एथर कंट्रोल करेगा। और यहाँ पर अब आपको 99,000 रुपीज़ एक मुश्त देने होंगे, और आप कौन सा प्लान चूज़ कर रहे हैं, प्लस या प्रो, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको हर मंथ एक सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी होगी। ये सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है ये कुछ चीज़ों की तरफ जाएगी, जैसे कि अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक 4G चिप लगी हुई है, जिससे कि डेटा जो है कॉन्स्टेंटली एथर के पास जाता रहता है। तो
उसका जो मंथली आपका बिल है वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, आपका जो नेविगेशन के अपडेट्स हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे, आपके सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो इंक्लूडेड रहेंगे। अगर आपको एथर का पब्लिक चार्जिंग सिस्टम यूज़ करना है तो वो भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। इसके अलावा ये सब्सक्रिप्शन प्लान जो है बैटरी की क्वालिटी भी पूरी तरह से कवर करेगा और अब आपको बैटरी के पुराने हो जाने की या फिर बैटरीज को रिप्लेस करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन फी भरते हैं तो बैटरीज को नए जैसा रखने की जिम्मेदारी एथर की रहेगी और जैसे ही बैटरीज पुरानी होने लगती हैं एथर आपको बैटरीज पूरी तरह से रिप्लेस करके देगा और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। अब यहाँ पर इन प्लान्स में आपको परफॉर्मेंस कैसा मिलता है, किस हद तक सर्विस मिलती है, चार्जिंग स्टेशंस पर आपको क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको इस चार्ट में नजर आ जाएंगी। पूरा 1 लाख रुपए देने के बाद में अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1700 और 2000 रुपीज़ मेरे ख्याल से ज़रा ज़्यादा है। मंथली अगर आपको ये पैसा देना होगा तो मेरे ख्याल से ये प्राइसिंग मॉडल ज़रा एक्सपेंसिव आपको लग सकता है और हालांकि प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है लेकिन ये प्राइसिंग मेरे ख्याल से एक ऐसा टॉपिक बन के सामने आ सकती है जिसके कारण काफ़ी सारे लोग शायद एथर 450X को लेने से पहले ज़रा सोचें और शायद इसे ना भी लें। तो ये जो नया मॉडल है ये अब एथर 450X पर लागू होगा। एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि 450 का क्या होगा ये अभी तक हमें मालूम नहीं है। हो सकता है कि 450 डिसकंटिन्यू हो जाए या हो सकता है कि 450 चालू रहे, कंटिन्यूड रहे। लेकिन ये बात हो गई कीमत की और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि बजाज चेतक भी लॉन्च हुआ है तो आप ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि ये कितना अच्छे से कॉम्पीट करता है चेतक के अगेंस्ट या फिर जो एक रिवोल्ट RV 400 बाइक लॉन्च हुई थी उसके अगेंस्ट। तो चलिए हम लोग पहले जो बैटरी कैपेसिटी है उसकी बात कर लेते हैं और यहाँ पर आपको 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। RV 400 की अगर आप बात करें तो वहाँ पर आपको 3.24 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और चेतक में आपको 3.0 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। यानी कि अगर आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कम है लेकिन अगर आप पावर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है क्योंकि जो नया बैटरी पैक है उसके द्वारा यहाँ पर डिस्चार्ज रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उस डिस्चार्ज को एथर ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। यही नहीं, यहाँ पर हब माउंटेड मोटर नहीं है, यहाँ पर शैसी माउंटेड मोटर है जो कि एक ज़्यादा एफिशिएंट तरीका होता है पावर को यूज़ करने का। तो यहाँ पर 6 किलोवाट का आपको पावर मिलता है जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे है RV 400 जहाँ पर आपको 5 किलोवाट का पावर मिलता है और बजाज में आपको लगभग 4 किलोवाट का पावर मिलता है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से मेरे ख्याल से स्कूटर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर चाहिए तो ये स्कूटर मेरे ख्याल से अभी भी अपनी श्रेणी में काफ़ी अच्छे से कॉम्पीट करता है। अब राइड क्वालिटी और हैंडलिंग की जहाँ तक बात आती है तो मेरे ख्याल से एथर अपने सेगमेंट के सबसे अच्छे हैंडलिंग स्कूटर्स में से एक है। सरफ्रेश नहीं तो डेफिनेटली सबसे बेहतर स्कूटर्स में से एक है और इसे जब आप कॉर्नर्स पर तेज़ चलाते हैं तो आपको बड़ा ही कॉन्फिडेंस मिलता है। आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। यहाँ पर ABS नहीं है लेकिन कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आपको ज़रूर मिलता है। लेकिन ब्रेकिंग की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि ये जो टायर्स हैं यहाँ पर ग्रिप ज़रा और ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये लो रेजिस्टेंस टायर्स हैं तो रेंज यहाँ पर आपको अच्छी मिलती है लेकिन जब आप हार्ड ब्रेक करते हैं स्पेशली अगर आप सिर्फ रेयर ब्रेक अगर कभी लगाते हैं तो टायर को स्किड करना काफ़ी इजी हो जाता है। मेरे ख्याल से जो परफॉर्मेंस अपग्रेड्स मिले हैं यहाँ पर आपको जो चौड़े टायर्स हैं, अगर आपको गाड़ी तेज़ चलाना पसंद है तो मेरे ख्याल से वो जो नए टायर्स हैं डेफिनेटली आपको उनके लिए ऑप्ट इन करना चाहिए। एक और जो चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सीट जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और यहाँ पर ये जो इंक्लाइन है ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेस्ट शेप नहीं है। जब आप उस पर बैठते हैं तो मेरे ख्याल से इस सीट का जो शेप है और उसकी जो फर्मनेस है ये ज़्यादा बेहतर हो सकती थी अगर आप कंफर्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से ये जो शेप है ये ज़रा बेहतर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप आगे होते हैं तभी आपको एक फ्लैट सरफेस मिलता है और वहाँ पर आपके पास में ज़्यादा एरिया नहीं बचता है। तो ये सीट का जो शेप है ये ज़रा ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से हो सकता था। उसके अलावा प्रैक्टिकलिटी की मैं बात करूँ अगर तो ये जो हुक है ये भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यूजेबल मुझे नज़र नहीं आता है। यहाँ पर आपको एक बैग टाई करने के लिए दिया गया है, इसकी हाइट अगर ज़रा कम होती तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा यूजेबल होता। यहाँ पर एक एडिशनल अगर लोअर हाइट पर एक हुक होता तो उसे भी आप ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते थे। कुछ जगहों पर ये पैनल गैप्स भी ज़रा बेहतर हो सकते थे। अगर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं तो ये पैनल गैप्स मेरे ख्याल से ज़रा और अच्छे से मैनेज किए जा सकते थे, ये ज़रा और साफ़ सुथरा हो सकता था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये सॉकेट नज़र आएगा, तो ये इस गाड़ी का चार्जिंग सॉकेट है और ये जो की है इसे इस तरह से यूज़ करके आप ये सीट जो है
इसे खोल सकते हैं। ओवरऑल इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, राइड फर्म साइड पर है। पीछे वाला सस्पेंशन मेरे ख्याल से ज़रा ज़्यादा सख्त है और आप इसे ख़राब रास्तों पर अगर चलाएंगे तो आपको ज़रा बाउंसीनेस डेफिनेटली महसूस होगी। स्मूथ रास्तों पर ये अच्छा चलता है, अंडुलेटिंग रोड जो है उन पर भी ठीक चलता है, लेकिन अगर ख़राब रफ रास्तों पर आप इसे चलाएंगे तो पीछे वाला सस्पेंशन आपको ज़रा ज़्यादा फर्म, ज़्यादा बाउंसी लगेगा। ये मिरर्स भी मेरे ख्याल से ज़रा बेहतर हो सकते थे, पीछे का व्यू बहुत अच्छे से नज़र नहीं आता है। ये इस तरह से मूव करते हैं लेकिन ये इस तरह से वर्टिकली ज़्यादा मूव नहीं करते हैं और मैंने इन्हें आज एडजस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मुझे बार बार थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ रहा था। तो विजिबिलिटी मेरे ख्याल से मिरर्स से और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। शेप इनकी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये मिरर जो है मेरे ख्याल से और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते थे। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 2 अप राइडिंग के साथ में भी ये स्कूटर काफ़ी अच्छे से पुल करता है, ग्रेडेबिलिटी बढ़ गई है, तो आपको डेफिनेटली 450 के ऊपर यहाँ पर परफॉर्मेंस में फ़र्क नज़र आएगा। बैठते ही जैसे ही आप इसे वॉक मोड में डालेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कोई बहुत ही क्विक बाइक आप चला रहे हैं। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से स्कूटर बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट के लिहाज से शायद थोड़ा और इंप्रूवमेंट मेरे ख्याल से यहाँ पे हो सकता था। तो देखिए दोस्तों, कीमत जो है इसकी 99,000 रुपीज़ जो बेस प्राइस है, लेकिन एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर आप इस स्कूटर को फॉल्ट नहीं कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ स्कूटर है, बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है। इसकी खूबियों और खामियों के बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले बता ही दिया। और अगर आपको एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला एक स्पोर्टी स्कूटर चाहिए जो आपको एक विशिष्ट पोजिशनिंग प्रदान करे, तो मेरे ख्याल से एथर 450X जो है ये काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी अपमार्केट प्रोडक्ट बन के सामने आता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके सारे सवालों के मैं जवाब दे पाया, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो उन्हें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, मैं उनके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आपने अगर हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के डिटेल रिव्यूज़ के साथ में आते रहते हैं। हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। और अगली बार तक के लिए मैं अमित, आपका दोस्त, आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ। ओके, तो भैया जी क्या कहना चाहोगे? भैया जी इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना वो अच्छी है। ना मैं माल फाड़ लो पहला। डिज़ाइनिंग अच्छी है और कह सकते हैं कि थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है, लेकिन इसका जो स्टैंड मुझे ज़्यादा जो लगे ना, इसका स्टैंड है जो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ी सी डिफरेंट है और ऊपर जो टच स्क्रीन जो लगाई हुई है ना वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। ओवरऑल बहुत अच्छी, यानी कि लेकिन आम नॉर्मल बंदा इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। यूँ 1 लाख की है, मेरे ख्याल से नॉर्मल है, लेकिन मैं अपने ओपिनियन से कह रहा हूँ। ठीक है, आप अपने ओपिनियन से बोल सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई इसमें कोई मोस्ट फेवरेट स्टैंड एक तो पसंद है, कोई और कोई मोस्ट फेवरेट कोई और चीज़? दूसरी इसकी जो हैंडल है ना, हैंडल थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा मज़े का लगे, क्योंकि कट वगैरह करने हो ना तो वो मूव आराम से मूव करेगा। ठीक हो गया। ओवरऑल मतलब कि आप बाइक पसंद करते हैं। भैया जी मुझे तो पूरी बाइक में 2 ही चीज़ें पसंद आई हैं। एक तो कामरान भाई ने बता दिया आपको कि LCD स्टैंड, ओके, स्टैंड, बॉडी फ्रेम स्टैंड, ठीक है। और दूसरी आई है मुझे LCD पसंद भी आई है, और उसके हवाले से एक सवाल भी ज़हन में आ रहा है कि अगर अचानक से बंदा बाइक चला रहा है, LCD पे कॉल का ऑप्शन आ गया, ध्यान उधर होता है, चंद सेकंड के लिए ध्यान उधर गया नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। टच स्क्रीन है, बाहर भी कुछ लोग खड़ा करते हैं, कुछ लोग घरों में करते हैं, ऑफिस वगैरह में जाएं तो पार्किंग में गुजर तो वो कोई भी तोड़ के जा सकता है। हाँ, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इसमें ना एक तो कलर का उन्होंने चेंज दी है, ठीक है, दूसरा सा स्पीड में भी चेंज दे दी है, 80 किलोमीटर। और मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है वो ये लगी है कि इसके जो जितने भी वो है ना फंक्शन कि इसमें जो सिम डाली हुई है इन्होंने 4G की, उससे जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उनकी तरफ, उसके हेड ऑफिस की तरफ, वो उधर से मेंटेन करते हैं ऑनलाइन। वो तो ठीक है, वो मेंटेन कर, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और सबसे अच्छा लगा भाई जिस बंदे ने ये सारा वीडियो बनाई है ना, मुझे वो जैसा कि आपने देखा कि उसने इसकी खूबियाँ बताई हैं, वैसे वैसे उसने इसकी खामियाँ भी बताई हैं। मैं उसी बात वो समझ गया। तो भाई मुझे तो कुछ खास पसंद इतना नहीं आया। अब चलते हैं हमारे दोस्त, हमारे होस्ट शेख उस्मान के पास। बाइक पसंद नहीं आया, स्कूटर सॉरी नहीं पसंद आया इतना। ये मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज़ बाइक है, लेडीज़ के लिए परफेक्ट है, ठीक है। वो औरतें जो मतलब कि हम तो भाई ढीठे वाम है, मैं तो बात सीधी कहूँगा, ढीठे वाम है, चाहे
10-10 बंदे आगे पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े हैं, हम खड़े होकर पेट्रोल डलवा लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, औरतों को थोड़ा सा मतलब कि ये प्रॉब्लम होती है औरतों के लिए, ठीक ये बड़ा इशू है कि हर लेडीज जो है ना वो इसको एडजस्टेबल नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा ना खास्ता वो लेके जा रही है, ओके ठीक है, बैटरी लो हो जाती है एकदम से। हम तो वो पकड़ के ले आते हैं, चल भाई लाओ ला तो ले चलिए। वो तो गरीब नहीं गई, वो बुरखा संभालेगी, दुपट्टा संभालेगी, अपनी साड़ी संभालेगी या इन्हें संभालेगी जो भी है। लेकिन मेरे ख्याल से ये किस्म का लेडीज बाइक है, जेंट्स पे ये मुझे नहीं सूट कर रहा। चिल्ड्रन लग रहा है, लेडीज कम चिल्ड्रन चिल्ड्रन क्या करना, हाँ बिगिनर के लिए ठीक है, 12-14 साल का लड़का चला सकता है। दूसरा एक और चीज़ जिस तरह अली ने बताया कि अगर ये इसमें LCD में कंट्रोल दिया हुआ है, जैसे कि टच का भी दे दिया हुआ है और उसके बाद कॉल का भी दे दिया, तो इनको चाहिए था कि हैंड वाली साइड पे ना कोई कंट्रोल देते कॉल को उठाने का भी, हाँ ठीक है, कि आपको मतलब कि ग्रिप्स छोड़ के उधर से ऐसे स्वाइप ना करना पड़े। तो दूसरी एक और चीज़, अगर LCD लगी हुई है तो आपको पता है कि आजकल अवाम जो है पंगे देने पर आती है, ठीक है, अगर खराब भी हो सकती है, LCD कोई आके तोड़ जाए तो वो भी नुकसान ही, गाड़ियों के शीशे तोड़ जाते हैं, ठीक है। तो छोटी सी LCD है, ये छोटी सी LCD और ये कोई मतलब कि नॉर्मल से नहीं, काफ़ी हाई फाई लग रही थी, तो ये एक्सपेंसिव भी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो काफ़ी मतलब कि कुछ अच्छे फीचर थे, कुछ बुरे फीचर थे, जिस तरह के अच्छे फीचर में बैटरी टेस्ला कंपनी की डाली हुई है, टायर्स मोटे हैं, दोनों टायर्स, ब्रेक्स जो हैं वो डिस्क ब्रेक हैं, अलॉय व्हील है, स्पोक वाले टायर नहीं है, लेकिन ओवरऑल ग्रिप भी अच्छी है उनकी। हाँ जैसा भी है बाइक अच्छा था, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा इससे ज़्यादा अच्छा जो है ना वो बजाज का जो ये मोटरसाइकिल बता रहे थे ना, हाँ वो वाला मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था, हालांकि उसकी सिर्फ 2 तस्वीरें, लुक भी अच्छी थी, ठीक है, वो देसी लुक थी, ठीक है। ये बहुत ही मॉडर्न हो जाता, लेकिन मैं इतना कहूँगा ये लेडीज़ बाइक है, जेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि सीट्स भी देखी है ना कि अक्सर यार YBR पे मैं एकदम से जब ब्रेक मारता हूँ किस तरह आगे फिसल जाता है, बिल्कुल वो तो उसकी आगे, इसकी तो आगे वाली डिस्क ब्रेक लगनी है और बंदा हैंडल पे नहीं वो ठीक है, उसकी तो चलो आगे टैंकी इतनी बड़ी होती है, बंदा टैंकी के ऊपर चलो एडजस्ट हो जाता है, इसके आगे स्पोर्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल से इनको अगली ब्रेक जो है वो जैसा हैवी बंदा इसके ऊपर बैठ जाए, इसकी तो वैसे ही छुट्टी हो जाएगी। हेल्दी बंदा इसको हेल्दी बंदा बैठेगा, आप आगे नीचे ऐसे चौकड़ी मार के बैठ जाना, ठीक है, मैं ऊपर बैठ जाऊँ, जगह ही नहीं बचेगी, बंदा होगा ना, तू जस्ट अकेला पूरे बाइक पे बड़े मुश्किल पे वो आएगा। तो ओवरऑल मतलब कि बाइक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा था, लेकिन फ्यूचरिस्टिक था। अभी मेरे ख्याल से ये इतना कोई पॉपुलर नहीं चलेगा इतना इटर, और दूसरी बात है अगर चलेगा भी तो लेडीज़ इसको ज़्यादा लेंगी, जेंट्स के पसंद का ये बाइक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हालांकि उन्होंने शोशा काफ़ी दिए हैं, लाइट्स काफ़ी उन्होंने फैंसी करने की कोशिश की है, लुक्स काफ़ी अच्छी की है, कलर उन्होंने काफ़ी ऐसा दिया, लेकिन फिर भी लाइटें उन्होंने LED लगा दी है ना भाई, LED लाइट पता है, लेकिन फिर भी लड़के इसको इतना ज़्यादा चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय से हमें लाजमी बताइएगा कि हम अगर कोई गलती करें तो आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर किसी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर ले, और साथ आ रहा होगा बेल आइकन, ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਣਾ है नहीं टन टन टना टन टन, इसलिए कि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आप इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहें और हमें प्यार देते रहें, और हम भी आपकी डिमांड्स इंशाल्लाह पूरी करते रहें। अगर आपकी कोई प्यारी सी डिमांड है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ में उसका लिंक भी दें भाई, ठीक है। ये बड़ी मेहरबानी करना, या जो भी वीडियो डिमांड करोगे उसके साथ उसका लिंक लाजमी दे देना। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह पीस आउट।